नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग इंडिया की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई टू टेररिज्म। दोस्तों, के बारे में जानते हैं। एनआईए इज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एस्टेब्लिश टू कॉम्बेट टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो दोस्तों, एनआईए का मेन मकसद है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना और टेरर फाइनेंसिंग के जितने भी केसेज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। दोस्तों, इस बॉडी को 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद एस्टेब्लिश किया गया था। जो ताज होटल पर अटैक हुआ था उसके बाद एक स्पेशल एजेंसी की जरूरत पड़ी। काफी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या दूसरे कमीशन थे, उन्होंने कहा जैसे कि यूएसए में एफबीआई है उसी तरह से इंडिया में भी एक एजेंसी होनी चाहिए, इसलिए एनआईए को एस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों, एनआईए किसी भी केस को सो मोटो देख सकता है, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वह केस सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए और एनआईए ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो टेररिज्म से रिलेटेड किसी भी केस को रजिस्टर करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी उसमें टेररिस्ट हैं उनको अरेस्ट करें। दोस्तों, एनआईए को एस्टेब्लिश करने के पीछे तीन मेन रीजंस थे। पहला तो दोस्तों, टेररिज्म से डील करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। दूसरा दोस्तों, टेररिज्म के जितने भी केसेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड नहीं होते, उनके इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे पुलिस की बात करें तो दोस्तों, पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड होता है, इसलिए एनआईए को अलग से एस्टेब्लिश किया गया और इसको स्टेट्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्टेट्स की परमिशन लेने में काफी टाइम वेस्ट हो सकता है, जबकि टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए क्विकली एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा रीजन है दोस्तों, टेररिज्म हैज इंटरकनेक्शन विद अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अब दोस्तों, टेररिज्म के और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स स्मगलिंग हो गया, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे क्राइम्स है जिनके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक होते हैं और इनको डील करने के लिए फिर एक अलग स्पेशलाइज्ड बॉडी की जरूरत पड़ी। अब दोस्तों, एनआईए को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर खरा उतरने के लिए भी गठित किया गया। तो दोस्तों, एनआईए का मकसद है जो भी बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उन पर खरा उतरा जाए, इसलिए इसकी जो फोर्स है वो हाईली ट्रेंड होती है और पार्टनरशिप ओरिएंटेड होती है। पार्टनरशिप ओरिएंटेड का मतलब है वो न केवल हमारी कंट्री की और दूसरी बॉडी जैसे पुलिस फोर्स हो गई, सीबीआई हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, बल्कि जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करेगी और उनके साथ पार्टनरशिप करके टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को डील करेगी। एनआईए एक्ट के तहत दोस्तों स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है जिनका मेन मकसद है टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल करना। और दोस्तों, इन स्पेशल कोर्ट्स का क्या जुरिस्डिक्शन होगा यह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दोस्तों, एनआईए के अंडर एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल भी एस्टेब्लिश की गई है जिसका मेन मकसद है टेरर फाइनेंसिंग से डील करना। दोस्तों, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनकी कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है और यह फंडिंग अगर पकड़ ली जाए तो काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर नकेल कसी जा सकती है। एनआईए हैज एन एनवायबल कन्विक्शन परसेंटेज ऑफ 94.4%। तो दोस्तों, एनआईए को जब गठित किया है उसके बाद से इसकी कन्विक्शन रेट 90% से भी ज्यादा है। अब दोस्तों, जो नया अमेंडमेंट बिल आया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और उन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लाने के पीछे क्या रीजंस हैं, हम उन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मेनली जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें तीन स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो पहले पर हम नजर डालते हैं। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है उसमें कुछ नए ऑफेंसेज इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर काउंटरफीट करेंसी से रिलेटेड ऑफेंसेज हो गए, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गए, साइबर टेररिज्म हो गया एंड ऑफेंसेज अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट, मतलब कोई भी बॉम्ब बनाने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हुई तो इन सब ऑफेंसेज को भी अब एनआईए के दायरे में इंक्लूड किया गया है। इसको करने के पीछे क्या रीजन है? पहला तो दोस्तों, एनआईए सिर्फ उन्हीं केसेस से डील कर सकता है जो उसके शेड्यूल्ड में मेंशन है। तो इन एक्टिविटीज का कहीं ना कहीं टेररिज्म से लिंक है, तो अगर टेररिज्म पर नकेल कसनी है तो इन ऑफेंसेज को भी एनआईए के अंडर में लाना होगा। तो यह कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की पॉलिसी को भी बताता है। और दोस्तों, आज के समय में ये जो ऑफेंसेज हैं, ये जो क्राइम है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल एजेंसी की जरूरत है और एक स्पेशल स्टाफ की जरूरत है जो एनआईए अवेलेबल करवा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एनआईए के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है। अब एनआईए के पास पावर है कि वो उन सभी शेड्यूल्ड ऑफेंसेज को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो इंडिया के बाहर भी कमिटेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रोविजन पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो दोस्तों, एनआईए का जुरिस्डिक्शन फॉरेन कंट्रीज पर तो है, लेकिन वो उन दूसरी कंट्रीज के लॉ और इंटरनेशनल ट्रीटीज के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अब दोस्तों, इस प्रोविजन को क्यों लाया गया? क्योंकि दोस्तों, टेररिज्म के इंटरनेशनल डायमेंशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्री में हमारी किसी एम्बेसी पर अटैक होता है, जैसे
अफगानिस्तान में एक बार इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, या फिर इंडिया की जैसे केबल ऑफ कम्युनिकेशन है उन पे कोई अटैक होता है, इंडियंस जो अब्रोड रह रहे हैं उन पर कोई अटैक होता है। तो इस तरह से अब टेररिज्म के कोई भी केसेस जो इंडियंस को टारगेट करते हैं, इंडियन एम्बेसी को टारगेट करते हैं, या फिर और दूसरी असेट्स को टारगेट करते हैं, उन केसेस को भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तीसरा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, अब दोस्तों एनआईए एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए राजस्थान के किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाया जा रहा है, तो वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन की जरूरत होगी। और दोस्तों अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर आ गया है कि वो किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना सके। अब दोस्तों इस प्रोविजन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले एक नए सिरे से स्पेशल कोर्ट को गठित करना पड़ता था, जिसमें 6 से 9 महीने लग जाते थे, क्योंकि पहले तो एक प्रपोजल बनाओ, फिर हाई कोर्ट की कंकरेंस लो, उसके बाद में एक जज को नॉमिनेट करो, कोर्ट को सेटअप करो। लेकिन अब जब सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में तब्दील किया जा सकता है तो ट्रायल तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों काफी आतंकवादी हैं जिनका ट्रायल तुरंत होना चाहिए, जैसे अजमल कसाब, ऐसे आतंकवादी थे जिनका ट्रायल होने में काफी समय लग गया। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि अब सेशन कोर्ट को भी स्पेशल कोर्ट में तब्दील करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया जाए। तो ये थे इंपोर्टेंट प्रोविजंस और उनसे होने वाले प्रॉफिट्स। लेकिन दोस्तों अब इस एनआईए अमेंडमेंट एक्ट के साथ कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं। पहला तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा एनआईए का जुरिस्डिक्शन अब इंडिया के बाहर भी बढ़ाया गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनआईए इज स्टिल सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो अभी भी एनआईए दूसरे देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके अलावा दोस्तों काफी स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि इससे फेडरलिज्म पर अटैक होता है, क्योंकि इससे एनआईए की पावर बढ़ती है और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर गिरती है। अपोजिशन का यह भी कहना था कि अगर इस तरह से एजेंसीज को एम्पावर किया जाता रहा तो एक दिन इंडिया पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा, लोगों की जो लिबर्टीज और फ्रीडम है उनका हनन हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, हमारे देश में सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। तो दोस्तों हो सकता है कि एनआईए एजेंसी का मिसयूज किया जाए, या तो किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या रीजन के खिलाफ, या हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या किसी दूसरे इंडियन के खिलाफ इस एजेंसी को यूज कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल एनआईए एक्ट इज पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स। अभी भी दोस्तों एनआईए की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको काफी कोर्ट्स में क्वेश्चन किया गया है, तो अब उसमें अमेंडमेंट भी लाया गया है। तो यह देखना है कि एनआईए एक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को होल्ड कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी अगर आपको लगता है कि कोई और दूसरा टॉपिक जिस पर वीडियो बननी चाहिए तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।